अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है, शुरफा के लिए जमीन तंग है, कराची के कुछ इलाकों में हर वक्त जंग है, कत्ल, राहजनी, भत्ताखोरी और चोर बाजारी। ये है कराची का इलाका लयारी। कराची से आया भत्ताखोर भोलू कुरैशी गैंग का केस। कहाँ है वो? कौन? अजमल फंसा मोहब्बत के जाल में, जिंदगी आ गई बबाल में। देखिए मेरी कहानी में। मैंने तुम्हें कहा था ना कि झूठ नहीं बोलना। आज के पुलिस फाइल में दर्ज हुआ कराची के इलाके लियारी से भोलू कुरैशी भत्ताखोर गैंग का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। कराची, जिसकी पाकिस्तान के कई शहरों से है ज्यादा आबादी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला और तारीखी शहर। यहाँ जुर्म ने ढा रखा है अपना कहर। कभी लोग यहाँ अगवा हो जाते हैं तो कहीं कत्ल होकर मनो मिट्टी तले सो जाते हैं। कराची की जमीन शरीफों के लिए तंग है और यहाँ के कुछ इलाकों में हर वक्त जंग है। पाकिस्तान के सब गुंजान आबाद शहर के इलाके हैं दहशत की अलामत, जहाँ शुरफा पर ढाई जाती है कयामत, जहाँ होते हैं रोज कत्ल, राहजनी, भत्ताखोरी और चोर बाजारी। कराची के इन्हीं इलाकों में एक इलाका है लयारी। यहाँ राहजनों, कातिलों और भत्ताखोरों की है ईद। कराची के इलाके लियारी में खुशामदीद। कराची के इलाके लियारी में बहुत से गैंग सरगर्म हैं। यहाँ कुछ गैंग हैं कातिलों के, कुछ राहजनों और लुटेरों के, कुछ तावान के लिए करते हैं लोगों को अगवा, पैसों के लिए ले जाते हैं उठा। कुछ गैंग हैं चोरों के, बाकी भत्ताखोरों के। इनमें जरा असर नहीं रहा खुदा तरसी का। ये भत्ताखोरी का गैंग है भोलू कुरैशी का। भोलू कुरैशी भत्ताखोर ग्रुप का नाम बन चुका है खौफ की पहचान। भोलू कुरैशी कराची में भत्ताखोरों का एक ऐसा ग्रुप है जिसे खौफ की अलामत समझा जाता है। कराची में कई ग्रुप जिनका भोलू कुरैशी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी भोलू कुरैशी का नाम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ दुकानदारों और ताजिरों से भत्ता वसूल करते हैं। भोलू कुरैशी का असल नाम राजुद्दीन है। ये लियाकताबाद लालू खेत का रिहायशी है, जहाँ ज्यादातर कुरैशी बिरादरी के लोग आबाद हैं। भोलू कुरैशी बुनियादी तौर पर ही जराइम पेशा आदमी था, जिसकी वजह से उसकी बिरादरी को दूसरे लोगों ने लालू खेत से जबरदस्ती निकाल दिया और भोलू कुरैशी अपने साथियों को लेकर शहर की मुख्तलिफ आबादियों में मुंतकिल हो गया। भोलू कुरैशी और उसके साथियों ने कराची के इलाके शेरपाओ और दीगर आबादियों में रहते हुए भत्ताखोरों का एक ग्रुप तश्कील दिया और वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी ग्रुपों में पनाहें भी हासिल करते रहे। भोलू कुरैशी ने भत्ताखोरों का ग्रुप बनाकर सबसे पहले अपनी ही बिरादरी के उन लोगों को अपना निशाना बनाया जिनकी वजह से वो अपने इलाके लालू खेत को छोड़ने पर मजबूर हुआ था। भोलू बेसिकली जो है ये किसी पार्टी से निकाला हुआ है और पुराना क्रिमिनल है। 3 दफ़ा पहले भी बंद हो चुका है और जब बंद होता है जेल से आता है तो फिर ना अदालत जाता है ना उन कोर्ट में जो केसेस लगे उसको पेश करता है। उसके बाद ये है कि इसने अपने ही बिरादरी के लोगों से डरा धमका के पैसे लेना, फिर ऐसी जगहों पे जाके बैठना शुरू कर दिया जैसे लियारी हो गया, शेरपा हो गया। फिर उन्होंने पूरे कराची के अंदर ताजरों को फिर तंग करना। भोलू कुरैशी ने अपने ग्रुप में बाहर से कोई शख्स शामिल नहीं किया।
बल्कि अपने ही भांजे भतीजे और दीगर रिश्तेदारों को इस्तेमाल किया। जैसे जैसे भोलू कुरैशी ग्रुप ताकतवर होता गया, उसके राबते दीगर जराइम पेशा अफराद से भी हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता भत्ताखोरी का नासूर लियारी से निकलकर पूरे कराची में फैलता गया और भोलू कुरैशी ग्रुप ने कुरैशी बिरादरी के बाद कराची के दीगर ताजिरों को भी भत्ता देने के लिए धमकाना शुरू कर दिया और इस तरह भत्ताखोरों की कार्रवाई कराची भर में फैल गई। ये ग्रुप जो है ना, ये बाहर का बंदा कोई भी नहीं रखता। इस ग्रुप के अंदर जो है ना, इनके खानदान के ही भतीजे भांजे ये इन्वॉल्व हैं। पुलिस ने कुछ माह पहले भोलू कुरैशी गैंग के खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई की। ये कार्रवाई किस हद तक मुअस्सर साबित हुई, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में भोलू कुरैशी गैंग के कई अफराद गिरफ्तार हो गए थे, जिसका अहवाल हमने पुलिस फाइल में 2 माह पहले पेश किया। इस केस में आगे क्या पेशरफ्त हुई है, ये जानने से पहले आइए देखते हैं इस केस की चंद झलकियां। भोलू कुरैशी ग्रुप किस तरह से करता है वारदातें, कैसे होती हैं उनकी मुलाकातें, नजर रखते हैं ताजिरों पर रहकर उनसे दूर, कैसे कर देते हैं उनको पैसे देने पर मजबूर। भत्ताखोरी करने वाले भोलू कुरैशी ग्रुप के चंद लोग पहले अमीर ताजिरों की जासूसी करते हैं। ये रखते हैं उनके आने जाने पर नजर, खामोशी से देखते रहते हैं कि कब ताजिर जाता है किधर। जब ताजिर के औकात कार के बारे में भत्ताखोरों को सब इल्म हो जाता है, तो ये लोग उस ताजिर के नाम की निकाल देते हैं एक पर्ची और उस पर्ची पर लिख देते हैं अपना टेलीफोन नंबर। फिर ये भत्ताखोर अपने बंदों के हाथ ये पर्ची भेज देते हैं ताजिर को और कहते हैं कि इस नंबर पर कॉल करो भाई को, और साथ ही पिस्तौल दिखाते हैं और ताजिर को डराते हैं। ताजिर पर्ची रख लेता है अपने पास और खतरे का हो जाता है उसको एहसास। फिर ताजिर की कॉल का करते हैं इंतजार, कॉल ना आए तो भाई को बताते हैं। भाई गुस्से में फोन उठाता है और ताजिर का नंबर मिलाता है और अपने ग्रुप के 2-4 वाकयात सुनाता है। कहता है हमारी बात मान लो, पैसे देकर जान बचा लो। उसी ताजिर के पास एक बार फिर जाते हैं बंदे 2, लगाते हैं धमकी भत्ता दो, नहीं तो बजा देंगे घंटी, पिस्तौल में गोली डालेंगे। ताजिर को डराने के लिए कहते हैं जल्दी पैसे दो, नहीं तो ठोक डालेंगे। अगर ताजिर फिर भी न डरे, भत्ताखोरों की बात पर अमल न करे, तो उसके लिए और मंसूबे बनाते हैं। पहले से भी ज्यादा खतरनाक रास्ता अपनाते हैं। कुछ मुसल्ला लोग ताजिर के पास भेजे जाते हैं, उसे खतरे का शदीद एहसास दिलाते हैं। उसे कहते हैं दिल की मान या हमारी बात मान, पैसे दे दे नहीं तो ले लेंगे जान। ताजिर देखकर खतरा कर लेता है भत्ता देने का वादा, कर लेता है उनकी बात मानने का इरादा। भत्ताखोर वहां से चले आते हैं और कुछ वक्त ताजिर की कॉल के इंतजार में बिताते हैं। अगर कॉल नहीं आए तो इंतहाई कदम उठाते हैं, लिफाफे में उसको एक गोली भिजवाते हैं। गोली देखकर ताजिर जाता है जान, पैसा बचाया तो जाएगी जान। और अगर फिर भी कोई ताजिर इन भत्ताखोरों की बात न माने तो उसकी टांग या बाजू में गोली मार देते हैं। भोलू कुरैशी ग्रुप की तरफ से जब भत्ताखोरी का धंधा हद से बढ़ गया
तो कराची के ताजरों का वावेला भी जोर पकड़ गया। ताजरों के भरपूर एहतजाज के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे हरकत में आए और भोलू कुरैशी ग्रुप के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया। कराची पुलिस ने मंसूबे के मुताबिक भत्ताखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया और पुलिस की एक टीम ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सब इंस्पेक्टर सादत भट्ट की क़यादत में लियारी के इलाके से भोलू कुरैशी ग्रुप के आबिद उर्फ कल्लू, फैसल उर्फ भैया, रमीज उर्फ मुल्ला, रहमान उर्फ इमरान, मोहम्मद शुएब, शहबाज उर्फ शेरा, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद आमिर उर्फ आपावाला को भत्ताखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। कराची पुलिस ने भोलू कुरैशी ग्रुप के ज्यादातर लोग गिरफ्तार कर लिए और तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने भत्ताखोरी का एतराफ भी कर लिया। पुलिस के इस क्रैकडाउन के बाद कराची शहर में भत्ताखोरी की वारदातों का सिलसिला कुछ अरसे के लिए थम गया, मगर कुछ ही माह बाद कराची के ताजिरों और आम मार्केटों के दुकानदारों को एक बार फिर से भत्ते की पर्चियां आना शुरू हो गईं। ये तो था इस केस का अहवाल, लेकिन पुलिस के क्रैकडाउन के बाद कराची के ताजरों को भत्ते की पर्चियां किसने भेजनी शुरू की और इस केस में आगे क्या पेशरफ्त हुई, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। कराची के ताजरों को भत्ते की पर्चियां भेजने वाला कोई और नहीं, भोलू कुरैशी का भांजा नदीम उर्फ शानी था। कराची में सिगरेट और पान के होलसेल ताजिर को भत्ते के लिए 5 लाख रुपए की पर्ची मौसूल हुई। भत्ते की पर्ची मौसूल होने के बाद ताजिर ने डरते हुए पुलिस को इस पर्ची की इत्तला दे दी। पुलिस ने पर्ची भेजने वालों के साथ खुद राबता किया और बात 1 लाख रुपए में तय हो गई। भत्ताखोर ग्रुप के 2 लड़के पैसे वसूल करने आए तो पुलिस के एक आदमी ने 1 लाख रुपया उनके हवाले कर दिया और मंसूबे के मुताबिक उनका पीछा शुरू कर दिया। हमारे पास एक कंप्लेन आई थी जिसमें भोलू ग्रुप के नाम से जो है उनसे भत्ता मांगा जा रहा था, जिसके अंदर जो है एक शख्स जो है उससे इन्होंने 5 लाख मांगे थे। फिर उसके बाद उनकी दुकान पे फायर वायर भी मारे उन्होंने, और वहाँ से जाने के बाद जो है इन्होंने फिर बातचीत करने के बाद, क्योंकि वो शख्स जो है ना वो फेस नहीं करना चाह रहा था, FIR कटाना चाह रहा था, वो वैसे ही बहुत घबरा कि उसकी दुकान पर फायर हुए थे। तो उसका नंबर लेके हमने उसके ऊपर वर्क शुरू कर दिया। उसका नंबर हम इस्तेमाल करते रहे, उनसे बातचीत की, लाख रुपए में बात हुई। लाख रुपए फिर हमने फिर खुद अरेंज करके, यानी जो लेने वाला शख्स है, हम ये नहीं चाह रहे थे कि ये पैसा कहाँ तक जाता है। हमने इसके यानी कि हमने इस पैसे को चेस करना था और असल ग्रुप तक जाना था। हमने जो आने वाला है उसको नहीं, जहाँ जाता पैसा हम वहाँ तक जाना चाह रहे थे। तो हमने वो लाख रुपए जो है हमने जो शख्स लेने आया उसको दिलवाए। भत्ताखोरों का पीछा करते करते पुलिस औरंगी पहुंच गई और भत्ताखोरों के अड्डे पर हमला कर दिया और पुलिस मुकाबले के बाद पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने नदीम उर्फ शानी, मोहम्मद शुएब और मोहम्मद नदीम समेत भत्ताखोरी में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसका पीछा करते रहे। फिर रात में जाके जिस जगह वो उसने जाके पैसे दिए, वहाँ जब रेड की तो वो वहाँ हमें यहाँ से यानी कि वो 2 शख्स थे जो ले जाने वाले, वहाँ गए तो वहाँ 6 आदमी और मिले वहाँ पे, जो इनसे मुकाबला हुआ, जिसमें से हमने 4 पकड़े, 4 मफरूर हुए। तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान से पुलिस को पता चला कि मुल्जिम नदीम उर्फ शानी बदनाम जमाना भोलू कुरैशी गैंग से ताल्लुक रखता है और भोलू कुरैशी का हकीकी भांजा है। मोहम्मद नदीम उर्फ शानी मेरा काम करता था, पहले गैस वेल्डिंग का करता था अकबर रोड पे। काफी कुरैशी बरादरी है। फिर मामू लगता है मेरा जी। वो क्या करते हैं? पर वो भी ये काम वगैरह करता है,
पर्चियों का। मुल्जिम नदीम उर्फ शानी ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए बताया कि वो गुज़िश्ता 2 साल से ये काम कर रहा है। पहले लियारी के किसी गैंग के साथ था, फिर अपने मामू भोलू कुरैशी के ग्रुप में शामिल हो गया। मुल्जिम नदीम ने भत्ताखोरी का तरीका बताते हुए कहा कि हमने भत्ताखोरी के जरिए हजारों लाखों रुपए वसूल किए। भत्ताखोरी तकरीबन 2 साल से। सर पहले लियारी के अंदर था, वहाँ करता था, उनके कहने पे, लियारी वालों के कहने पे काम करता था। फिर उसके बाद अपने मामू के साथ ज्वाइन हो गया था। फिर मामू के साथ भी काम करें, भत्ताखोरी करी है। क्या तरीका क्या होता है, कैसे करते हो? किसी को फ़ोन करते हो या किसी को? फ़ोन जिसको करते हैं तो उसकी मालूमात जो है पहले से मौजूद होती है। वो बोल देता है? अरे लड़का है ज़ुएब नाम का जो मालूमात देता था। अच्छा जी, मालूमात होती थी हमारे पास, तो हम फ़ोन करते थे या फिर जो है नंबर वगैरह भेजते थे उसके पास। पूरी मालूमात होती थी हमारे पास उस बंदे की कि कैसा बंदा है, कितने दे देगा, कितने नहीं दे देगा। तो उसको फ़ोन करते थे, उससे मुकाबला करते थे। 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, वो जिसकी जितनी हैसियत होती थी। किसी ने लाख दे दिया, किसी ने 75,000 दे दिए, किसी ने 80,000 दे दिए, किसी ने 50 दे दिए, किसी ने 30 दे दिए। जो जितनी हैसियत का होता था उससे उतने लेते थे। मुल्जिम नदीम उर्फ शानी का कहना है कि जो लोग भत्ता नहीं देते थे, हम उसकी दुकान पर फायरिंग करते थे। नहीं दिया फिर सर उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। उसके बाद अगर फायर वायर चला दिए दुकान पे पूरा दे देता था बंदा। मुल्जिम नदीम उर्फ शानी ने मजीद बताया कि हमारी गैंग के तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सर आखिरी में ही था, और जो लड़के थे वो सारे अंदर हैं। पुलिस के इस छापे के दौरान गिरफ्तार होने वाले एक और मुल्जिम शुएब का कहना है, लालू खेत से पकड़ा था भत्ते के केस में। हम खड़े हुए थे 2 जने, बस शानी आया बाद में। फिर मेरे को देखा शानी ने, मैं शानी के पास गया। शानी मेरे को सिंगल दे के चला गया कि मैं आगे जाऊँगा, आगे से फ़ोन करूँगा फिर आइए। तो आगे जाके इसने मेरे को फ़ोन करा, तो फिर मैंने बोला हाँ भाई, बोला भाई आ गया, 125 लेके खड़ा हुआ है। मैंने हाँ देखा, ऐसी मेरा ऐसी गाड़ी है। बताया शानी को हाँ है ऐसी गाड़ी इस जगह पर। बोला वहाँ से गाड़ी मोबाइल मैंने देखा कोई भी नहीं खड़ी हुई थी, सिविल कपड़ों में ये लोग खड़े हुए थे, कारे वाले थे। इतनी में ही घेर लेते ना मेरे को। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर सैयद गौस अली शाह का कहना है कि अगर इन भत्ताखोरों के खिलाफ कोई मुतासिरा शख्स मुद्दई बनने के लिए तैयार हो जाए तो ये कभी भी जेल से रिहा ना हो पाए। मुद्दई जिनके साथ ये कंप्लेनेंट जो होते हैं, जिनके साथ ये वाक़यात होते हैं, अगर वो हिम्मत करें, वो FIR काटें, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कहीं पे भी जाके जो ना कोई मुल्जिम पकड़ा हुआ हो और अदालत उसको छोड़ दे। छूटने की वजह ये है कि सरकार द्वारा ये जो केसेस होते हैं तो वो केसेस जो है ना इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। दूसरी बात है कि हम जज को या अदालत को जाके बता रहे होते हैं कि इसके ये वाक़यात हैं, इसने ये जुर्म किया है, इस बिना पे हमने इसको पकड़ा है। वो कहते हैं कि आप उनको लेकर आएँ जिनके साथ कंप्लेनेंट जो है उसको साथ लेकर आओ आप। अगर चलो उसने FIR नहीं किया, कम से कम उसको तो सुने, उसके लिए भी नहीं होते। भत्ताखोरी के नासूर के खात्मे के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे ही नहीं बल्कि अवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। SP मूसा अपील करता है कराची के लोगों से कि भत्ताखोरी की निशानदही में पुलिस का साथ दें ताकि जल्द से जल्द इस लानत से हमारे मुआशरे को पाक कराया जा सके। कहाँ है वो? कौन? ब्रेक के बाद देखिए, अजमल फंसा मोहब्बत के जाल में, जिंदगी आ गई बबाल में। देखिए मेरी कहानी में। मैंने तुम्हें कहा था ना कि झूठ नहीं बोलना। मोहब्बत की बला जब इंसान के पीछे पड़ जाए तो कोई तावीज उसके काम नहीं आता। वो सिर्फ आंख से ही अंधा नहीं होता बल्कि उसकी अकल भी मारी जाती है। आइए देखते हैं एक ऐसे ही लड़के की कहानी जिसकी महबूबा ने ही उसे ठग लिया। मेरा नाम अजमल है।
मोहब्बत मुझे ज़िंदगी में इस मुकाम पर पहुंचा देगी, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। गली में गुजरते हुए आंखें मिली और दिल कब धड़कने लगा पता ही नहीं चला। मैंने उस लड़की को पहली बार अपनी गली में देखा था। मैंने उसका पता मालूम किया। उसका नाम नौशीन था और वो जीरे की बीवी थी। खानेवाल से ब्याह कर आई थी। मैंने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे करार ना आया। मैं तो उसके हुस्न पर कुर्बान हो गया। अब मुझे दिन को चैन था न रात को सुकून। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे कैसे बात करूं। और फिर मैंने एक फैसला कर लिया, उसको अपना फ़ोन नंबर देने का। मैं उस रात उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। मुझे यकीन था कि वो ज़रूर फ़ोन करेगी। अगर उसने फ़ोन ना करना होता तो मेरा नंबर क्यों लेती। लेकिन उस रात उसका फ़ोन नहीं आया। फिर 3 रोज़ बाद एक दिन उसका फ़ोन आ गया। हेलो। क्यों तंग कर रहे हो तुम मुझे? मैं तंग तो नहीं कर रहा। मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूँ? हाँ जानता हूँ मैं। फिर भी अगर मेरे शोहर को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? तुम डरती हो उससे? नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। लेकिन क्या? अगर उसने मुझे कुछ कहा तो बचा लोगे मुझे? उसने अगर तुम्हें मारा ना तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। मुझे तो उससे इश्क हो गया था। अब मेरी और नौशीन की बातें होने लगी। नज़ीर दिन को फैक्ट्री में काम करता था और वो बेधड़क होकर बातें करती रहती। अब हमारा इश्क बहुत आगे बढ़ गया था। मोहब्बत करने वाले तो होते ही अंधे हैं। वो अपनी धुन में मगन रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन कौन उनको देख रहा है। और ऐसा ही हुआ हमारे साथ। एक दिन हेलो हेलो हेलो। किससे बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी? कोई नहीं था। झूठ बोलती हो।
बकवास करती हो। मैं पूछ रहा हूँ किससे बात कर रही थी? मैं अपनी बहन से बात कर रही थी। आज से पहले तो तुम्हें कभी अपनी बहन की याद नहीं आई, आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? झूठ बोलती हो मेरे साथ, बकवास करती हो, झूठ बोलती हो, बकवास कर रही हो, झूठ बोलती हो। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। आज के बाद ख्याल रहे, ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, वरना ये खूबसूरत चेहरा जलाकर राख कर दूंगा मैं, जलाकर राख कर दूंगा। अजमल की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। अजमल की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, आइए देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, किससे बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी? कोई नहीं था। झूठ बोलती हो, बकवास करती हो। मैं पूछ रहा हूं किससे बात कर रही थी? मैं अपनी बहन से बात कर रही थी। आज से पहले तो तुम्हें कभी अपनी बहन की याद नहीं आई, आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? झूठ बोलती हो मेरे साथ, बकवास करती हो, झूठ बोलती हो, बकवास कर रही हो, झूठ बोलती हो। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। आज के बाद ख्याल रहे, ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, वरना ये खूबसूरत चेहरा जलाकर राख कर दूंगा मैं, जलाकर राख कर दूंगा। नज़ीर उस दिन फैक्ट्री से जल्दी आ गया। वो नौशीन की बातें सुनता रहा। उसने नौशीन से मेरा नाम उगलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसके बाद मेरा और उसका राब्ता नहीं हुआ। उसने नौशीन से फ़ोन भी छीन लिया था। एक दिन मैंने तहैया कर लिया कि मैं नौशीन से मिलकर रहूँगा और उसे नया फ़ोन भी लेकर दूँगा। उस दिन मैं उसके घर चला गया। उस्ताद जी, लड़का घर के अंदर दाखिल हो गया है, आप फौरन आ जाए। नौशीन, नौशीन, ये रखो। अगर उसे पता चल गया तो? नहीं पता चलता। मैं ये नहीं रख सकती, उसने मुझे पहले भी बहुत मारा था। अगर अब वो तुम्हें मारेगा ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। लगता है वो आ गया, तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, आज आने दो इसे। खुदा के लिए तुम जाओ यहाँ से, वहाँ से पीछे से गुजर जाओ। कहाँ है वो? कौन? तुम्हारा यार जो तुम्हें यहाँ मिलने आया है। कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं आया था। फिर झूठ बोल रही हो मुझसे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि झूठ नहीं बोलना। नज़ीर ने उस वाक़े के बाद अपनी फैक्ट्री के एक लड़के को अपनी गैर मौजूदगी में अपने घर की निगरानी पर लगाया हुआ था। जैसे ही मैं अंदर गया, उसने नज़ीर को फ़ोन करके मेरे बारे में बता दिया। नज़ीर फौरी घर वापस आ गया। मैं रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया, वहाँ से भाग आया, मगर नौशीन को उसने बहुत मारा। वो फिर भी सब कुछ बर्दाश्त कर गया। मेरा अब गुमनाम रहना मुश्किल हो गया था। मुझे नज़ीर के साथी ने देख लिया था। उन्होंने मेरी तलाश शुरू कर दी और फिर एक दिन उन्होंने मुझे घेर ही लिया।
उन्होंने मेरा थड़ा मार लिया था, मुझे खूब मारा और मुझे बेहोश हालत में छोड़कर भाग गए। इस वाक़े के बाद मैं काफ़ी दिन तक संभल नहीं सका। मेरे दोस्त भी तैश में थे कि हम इसका बदला लेंगे। अब दुश्मनी खुलकर शुरू हो गई और मैं भी अब समझ रहा था कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। और फिर एक दिन नज़ीर बच गया। उसने मेरे खिलाफ पर्चा दे दिया। मैं रूपोश हो गया, लेकिन उसने साथ ही नौशीन को भी घर से निकाल दिया। चलो बाहर। नहीं जाऊंगी मैं। तुमने इस घर में नहीं रहना। निकल जाओ मेरे घर से। मत निकालो मुझे। तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है। नहीं जाऊंगी मैं। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हें इस घर में रखूं। बहुत इज्जत दे दी मैंने तुम्हें, बहुत तर्स खा लिया तुम पर। निकल जाओ यहाँ से। एक दिन मुझे नौशीन का फ़ोन आया और हमने घर से भागने का मंसूबा बना लिया। हम घर से भाग गए। चंद ही रोज़ बाद उसके घर वालों के फ़ोन आने लगे। उन्होंने मेरे साथ वादा किया कि वो नौशीन को तलाक दिलवाकर शादी मेरे साथ कर देंगे। मुझे बंदे शरीफ लगे और मैं मान गया। मैं वापस आ गया, लेकिन मेरे वापस आते ही उन्होंने नौशीन को फिर से नज़ीर के साथ भेज दिया। मेरे और नौशीन के साथ धोखा हुआ। मैं इस पर काफ़ी गुस्से में था। पुलिस मेरे पीछे थी और वो नौशीन को मारता था। एक दिन मुझे नौशीन का फ़ोन आया। उसने मुझे नज़ीर से जान छुड़वाने की इल्तिजा की। मोहब्बत और गुस्से ने मुझे पागल कर दिया और इसी पागलपन ने मुझसे वो करवाया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो आ गए। मैंने नज़ीर को जान से मार दिया, लेकिन इसके बाद मेरी असल बर्बादी शुरू हुई। कब तक भाग सकता था। एक दिन पुलिस मेरे तक पहुंच गई और नौशीन ने मेरे ख़िलाफ़ बयान दे दिया। उसने कहा कि मैंने उसे अगवा किया था और नज़ीर उसे बचाना चाहता था। शौहर होने के नाते अपनी ड्यूटी निभाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे कत्ल कर दिया। नौशीन ने मोहब्बत के वो तमाम वादे तोड़ दिए। उसने ऐसा किसी के कहने पर भी किया, लेकिन मुझे तो बर्बाद कर दिया। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अकल से काम लेता तो आज जेल में ना होता, जेल में ना होता। कभी कभी मोहब्बत इंसान को इस हद तक पागल कर देती है कि उसे अच्छे बुरे की तमीज भी नहीं रहती। एक मोहब्बत इंसान को खुदा से मिला देती है और एक मोहब्बत उसे जुर्म की दलदल में
उतार देती है। फैसला इंसान ने खुद करना होता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, चारों तरफ नजर दौड़ाई, बेटी कहीं नजर न आई। मुकद्दस और यासीन थे गांव से गायब, शफीक हो गया खायब। हड़प्पा से आया 14 साला मुकद्दस के साथ इज्तिमाई ज्यादती और कत्ल का केस। मार दोगे तो माल कहां से लोगे? जराइम में दिया दोस्त का साथ, पछतावा आया आखिर में हाथ। देखिए मेरी कहानी में